हर देश का अलग अलग प्रॉब्लम से डील करने का तरीका अलग होता है, पर हर कंट्री किसी दूसरी कंट्री की स्ट्रैटेजी से कुछ ना कुछ सीख सकती है। जैसे कि आप और मैं सभी जानते हैं कि इंडिया में ड्रग यूज़ किस तरह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से करवाए हुए सर्वे में हमें यह पता लगा कि आज देश में टोटल 6 करोड़ लोग किसी न किसी ड्रग एडिक्शन से बीमार हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए जब हमने पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ को देखा और उनकी ड्रग वॉर स्ट्रैटेजी को एनालाइज करा, तो पोर्टुगल की स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी हर टिपिकल स्ट्रैटेजी से बिल्कुल विपरीत थी। और ये स्ट्रैटेजी जो पोर्टुगल ने 20 साल पहले अपनाई थी, उसे आज भी नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ अपनी कंट्री में ड्रग यूज़ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं कहानी पोर्टुगल की। Silver wings above the blue Atlantic, with the modern navigator reversing that first westward route of the gallant caravels of Columbus, Cabral, and Vasco da Gama. For today's landfall is Portugal itself, where the storied river Tagus still carries its ancient traffic down to the sea, where the fabulous Tower of Belém still stands sentinel on the bright river shore. Long ago, from the site of this historic landmark, Vasco da Gama sailed on his epical voyage to India. The harbor of Lisbon could tell 1,000 stories, tales of glittering Roman galleys, of the intrepid navigators of Prince Henry's day, of that golden age when Portugal ruled over half of the known world. 1960 के दशक में जब पूरा वर्ल्ड एक सोशल और कल्चरल रेवोल्यूशन एक्सपीरियंस कर रहा था, तब पोर्टुगल पूरी दुनिया से अलग एंटोनियो सालाज़ार की डिक्टेटरशिप के अंदर आने वाली एक क्लोज, कंजर्वेटिव और कैथोलिक कंट्री थी। जैसे कि आज के ज़माने में आप नॉर्थ कोरिया को भी मान सकते हैं। वहाँ आपको कोका कोला और सिगरेट पीने के लिए भी स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। 1974 में जब सालाज़ार की डिक्टेटरशिप को एक मिलिट्री कू के द्वारा ओवरथ्रो किया गया, तब पोर्टुगीज को मिली एक ऑप्रेसिव डिक्टेटर से आज़ादी। Censorship was at an end, freedom of speech restored, elections promised, and most important of all, the end of Portugal's colonial wars in Africa seemed at last to be an attainable goal. पर किसे पता था कि ये आज़ादी अपने साथ पोर्टुगल के लिए कुछ बहुत बड़ी चैलेंजेस लेकर आने वाली है। सालाज़ार के साथ ही अफ्रीका का कॉलोनियल वॉर का भी एंड हो चुका था, जिस वजह से सोल्जर्स वापस अपने घर लौट रहे थे। पर वो अकेले नहीं थे, क्योंकि वो अफ्रीका की कॉलोनीज से अपने साथ लाए थे LSD और हीरोइन जैसे हार्ड ड्रग्स। पोर्टुगल के लोग इस नई बदलाव की लहर के लिए तैयार नहीं थे। ड्रग्स और ड्रग्स के इफेक्ट्स के बारे में जानकारी ना होने के कारण पोर्टुगीज इस कल्चरल शॉक से नहीं बच पाए और वो इस ड्रग के ट्रैप में फंसते ही चले गए। 1997 में हुए एक सर्वे के मुताबिक पोर्टुगल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ड्रग यूज थी। उस वक्त पोर्टुगल पूरे यूरोपियन यूनियन में HIV इन्फेक्शंस में नंबर 1 पर था और हर 100 में से एक पोर्टुगीज ड्रग एडिक्टेड था। 1998 में इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए पोर्टुगीज गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स, सोशियोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, लॉयर्स और सोशल एक्टिविस्ट की एक कमेटी अपॉइंट की, जिसका काम था पोर्टुगल के इस ड्रग क्राइसिस के लिए सॉल्यूशन निकालना। 1 जुलाई 2001 को पोर्टुगल ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि पोर्टुगल बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्रिमिनलाइज ऑल टाइप ऑफ ड्रग्स, जिसका मतलब था कि ड्रग्स अभी भी इलीगल ही थे, पर कम मात्रा में किसी भी प्रकार का ड्रग किसी के पास मिलना उसे अरेस्ट नहीं करवाता। ड्रग वॉर की अप्रोच भी अब चेंज होकर एक हेल्थ फर्स्ट अप्रोच बन गई थी, जिसमें ड्रग यूजर्स को एक पेशेंट समझा जाने लगा, ना कि एक क्रिमिनल। इसका मतलब था कि अगर किसी के पास ड्रग्स मिलती तो उन्हें किसी भी पुलिस और जज के पास ना ले जाकर एक डिसुएशन कमीशन के पास ले जाया जाता था। डिसुएशन कमीशन का काम था ड्रग यूजर्स को काउंसिल करके उन्हें ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करना और उन्हें ड्रग्स लेने से डिसुएड करना। जहां इस लॉ के आने से पहले ड्रग कंट्रोल का 90% अमाउंट पुलिसिंग में और सिर्फ 10% हेल्थ केयर पर खर्च होता था, वहीं इस लॉ के आने के बाद सिचुएशन गॉट रिवर्स्ड। अब सिर्फ 10% अमाउंट पुलिसिंग के लिए और 90% अमाउंट ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में स्पेंड हो रहा था। जहां इस मूवमेंट को अपोज करने वालों का ये कहना था कि ड्रग्स को पूरी तरह डिक्रिमिनलाइज करने से ड्रग यूज बढ़ेगा, जिससे पोर्टुगल दुनिया में सबसे बड़ी ड्रग हेवन कंट्री बन सकती है। पर वहीं दूसरी तरफ इस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले कहते थे कि अगर ड्रग यूजर्स को अपनी आइडेंटिटी को छुपाना नहीं पड़ेगा
तो वो अपने एडिक्शन के लिए हेल्प मांगने में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स अपनी जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि जहाँ एक तरफ फर्स्ट टाइम ड्रग यूज़र्स में हमें 4% का इंक्रीज देखने को मिला, पर वहीं दूसरी तरफ 2011 में हुए एक सर्वे में हमें रिहैब प्रोग्राम्स में एनरोल लोगों में इंक्रीज और प्रिजन पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला। नंबर ऑफ पीपल यूजिंग हेरोइन में भी 50% डिक्रीज दिखा। जहां 1999 में पोर्टुगल पूरी यूरोपियन यूनियन में ड्रग रिलेटेड डेथ्स में नंबर 1 पर था, वहीं आज पोर्टुगल वन ऑफ द लोएस्ट में आता है। पोर्टुगल की हार्म रिडक्शन स्ट्रैटेजी की वजह से ही जहां HIV केसेस ईयर 2000 में 104.2 केसेस पर मिलियन पर थे, पर अब वो घटकर 2015 में सिर्फ 4.2 केसेस पर मिलियन ही रह गए हैं। इस सर्वे ने पूरे वर्ल्ड को ये बता दिया था कि कैसे पोर्टुगल अपनी इस मिशन में कामयाब हुआ है, और पोर्टुगल ने भी अपनी स्ट्रैटेजी से पूरे वर्ल्ड को ये सिखा दिया था कि कैसे एक ह्यूमेन और हेल्थ फर्स्ट अप्रोच से भी ड्रग्स के खिलाफ लड़ा जा सकता है। एक एग्जाम्पल से हम ये लेसन ले सकते हैं कि ड्रग यूज़ को रोकने के लिए हमें अपने माइंडसेट में चेंज लाना सबसे ज़रूरी है। हमें अपने नज़रिए को बदलकर ड्रग यूज़र्स को एक क्रिमिनल की तरह ना देखते हुए एक पेशेंट की तरह देखना चाहिए। तभी हम इस मूवमेंट में एक प्रोग्रेसिव स्टेप ले पाएंगे, क्योंकि हेट द सिन नॉट द सिनर, यानी कि पाप से घृणा कीजिए, पापी से नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पोर्टुगल की ड्रग वॉर स्ट्रैटेजी के बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के बारे में आप इनके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जेन जिलेटिकल को सब्सक्राइब करें।